बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 के बाब 3 डायनामिक्स के न्यूटन के दूसरे कानून हरकत वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आपने स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझना है और इसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन भी हमने डिराइव करनी है तो उसको भी समझिएगा। तो न्यूटन का पहला कानून ये बताता है कि अगर किसी जिस्म पर कोई हासिल फोर्स अमल ना करे तो जिस्म की वेलोसिटी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है, हासिल फोर्स नहीं है, तो फिर उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी कि हमने ये पढ़ा था ना पहले कानून में कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई जिस्म यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा है तो वो यकसा वेलोसिटी से अपनी हरकत को जारी रखेगा जब तक कि कोई बैरूनी हासिल फोर्स उस पर अमल ना करे, कोई बैरूनी फोर्स ना हो। तो यही हमने सीखा था पहले कानून में, तो ये उन्होंने बताया है। ठीक है, दूसरा कानून आगे देखें अगले पेज पर। तो दूसरा कानून किसी जिस्म पर हासिल फोर्स लगने से पैदा होने वाले एक्सेलरेशन से ताल्लुक रखता है। सो ये बात स्टूडेंट्स कल भी हमने सीखी थी, मतलब पिछले लेक्चर में हमने सीखी थी कि जब किसी जिस्म पर फोर्स अमल करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा या एक्सेलरेशन पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने राइटिंग में थोड़ी सी गलती कर दी है, एक्सेलरेशन है तो ये उन्होंने एक्सेलरेशन लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आपने ठीक कर लेना है। तो इसको आपने एक्सेलरेशन इस तरह से लिखना है। ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये इस तरह से, ये ऐसे। तो चलें एक्सेलरेशन ये कीजिएगा। तो एक्सेलरेशन से ताल्लुक रखता है न्यूटन के दूसरे कानून को इस तरह बयान किया जा सकता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी तारीफ याद करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से शॉर्ट में अगर आता है तो न्यूटन का दूसरा कानून बयान करे तो आपने यही तारीफ लिखनी होती है। ठीक है, लॉन्ग में आता है तो ये लिख लें कि दूसरा कानून जो है वो हासिल फोर्स लगने से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन से ताल्लुक रखता है, और फिर इसकी तारीफ करेंगे जब एक हासिल फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो वो इसमें फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने समझनी है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक जिस्म है, इस पर एक हासिल फोर्स अमल करेगी तो ये इस पर हासिल फोर्स अमल करा, तो हासिल फोर्स ने क्या किया, फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा किया ना। देखें ये जिस्म आगे हरकत करके गया तो ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई फोर्स किसी जिस्म में अमल करती है तो वो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करती है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन की अददी कीमत फोर्स की अददी कीमत के रास्त मुतनासिब है। अब ये चीज़ समझना है कि रास्त मुतनासिब क्या है, नीचे भी हमने इसको पढ़ना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब है फोर्स के। ठीक है, और जिस्म के मास के मकूस मुतनासिब है। मकूस मुतनासिब को भी हमने समझना है। ये देखें एक्सेलरेशन या मकूस मुतनासिब है मास के। ये जो 1/m होता है ना, ये उल्ट लिखा होता है, ये उल्ट मकूस होता है, और जो रास्त होता है ना वो ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर बात को समझना है। फिर पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। अगर मास m रखने वाले किसी जिस्म पर एक हासिल फोर्स जिसकी अददी कीमत f है, मास m है, ठीक है, मास m है और हासिल फोर्स अमल कर रही है f, अददी कीमत a एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन पैदा करती है। ठीक है ना, यानी कि ये चीज़ है ना, देखें इसका मास जो है ना वो m है। ठीक है ना, इसका मास m है और इस पर f फोर्स अमल करती है, तो जब इस पर f फोर्स अमल करेगी तो इसमें a एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो ये चीज़ बेसिकली स्टूडेंट्स हम इसमें समझना चाह रहे हैं। तो फिर न्यूटन का जो दूसरा कानून है उसको हिसाबी तरीके से हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, और साथ में हम ना इसका मतलब लॉजिक भी याद रखेंगे, और इन दो चीज़ों से ही बेसिकली आपने ये पूरी तारीफ इसकी याद कर लेनी है, तो वो भी हमने समझना है। ठीक है, अब देखें ये क्या है कि हमने वहाँ पर देखा कि जब एक हासिल फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो फोर्स की सिमत में एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। देखिए फोर्स ने अमल किया, अमल करके उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा किया। एक्सेलरेशन की अददी कीमत, ये देखें एक्सेलरेशन की जो अददी कीमत है ना, ये एक्सेलरेशन की अददी कीमत है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स की अददी कीमत के रास्त मुतनासिब है। रास्त मुतनासिब है तो दोनों को ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, ये सिंबल प्रोपोर्शनल को जाहिर करता है, और अगर रास्त मुतनासिब है ना तो फोर्स को ऊपर ही हमने लिखना है, यानी कि 1/f हमने नहीं लिखना। तो ये हमारे पास पहले ये स्टेटमेंट आएगी स्टूडेंट्स, याद रखनी है कि एक्सेलरेशन की अददी कीमत a रास्त मुतनासिब है फोर्स की अददी कीमत के, ये देखें, और जिस्म के मास के मकूस मुतनासिब है, यानी कि जो एक्सेलरेशन की मिकदार है, जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ ना, वो जिस्म के मास के मकूस का मतलब 1/m है, मास का मकूस है तो मास का उल्ट है बेसिकली। ठीक है, तो मकूस मुतनासिब का मतलब क्या होता है जी, 1/m, ये मास के मकूस है, तो ये आपने याद रखना है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये दो बातें बड़ी अहम हैं, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया, इन दो बातों से आपने ये पूरा कानून जो है इसकी तारीफ याद करनी है स्टूडेंट्स, कि जब एक हासिल फोर्स या फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स की मिकदार के रास्त मुतनासिब है। देखें रास्त का मतलब ऊपर ही है दोनों। ठीक है, इसमें कोई डिवाइड के नीचे नहीं है। और मास के मकूस मुतनासिब है तो मास का उल्ट 1/m करना है।
ठीक है ना। एक्सेलरेशन मास के माकूस है तो 1/m देखें हमने लिख लिया। माकूस का मतलब क्या होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो जाएगी या इसके कम होने से ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को फिजिकली भी हम स्टूडेंट समझ लेते हैं ताकि आपको मजीद अच्छा समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जिस्म है यहां पड़ा हुआ ना, तो पहले इस बात को हमने समझना है, ये जो एक्सेलरेशन फोर्स के रास मुतनासिब है इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने इस पर बिल्कुल हल्की सी फोर्स लगानी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, फोर्स थोड़ी सी लगाऊंगा। तो ये मैंने देखें स्टूडेंट्स थोड़ी सी फोर्स लगाई तो इसमें एक्सेलरेशन देखें थोड़ा सा पैदा हुआ। अब मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा, तो ये मैंने फोर्स ज्यादा लगाई तो इसमें एक्सेलरेशन भी ज्यादा पैदा हुआ। यही फिजिकल मतलब है इस पहली चीज का कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना कम एक्सेलरेशन होगा। ये बात को समझे, हल्की फोर्स लगाई है तो कम एक्सेलरेशन है, ज्यादा फोर्स लगाई है तो ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो ये बेसिकली बात इस चीज में हमें बताई जा रही है, ठीक है। अच्छा अब ये दूसरी को फिजिकली समझें कि ए जो माकूस मुतनासिब है मास के ना, जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो मास के माकूस मुतनासिब है, वो हमने ऊपर समझा। इसका मतलब क्या है फिजिकली में ना, ठीक है। सो इस दफा स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, दो इल्जाम लेने हैं। एक तो हमारे पास ये पेंसिल ही है, ठीक है, और दूसरी ये किताब है। ये हम बेसिकली इस वाली चीज को समझना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मास के किस तरह से माकूस मुतनासिब है। अब इस पर भी मैंने उतनी फोर्स लगानी है, इस पर भी मैंने उतनी फोर्स लगानी है, लेकिन इसका मास कम है ना और इसका मास ज्यादा है। किताब भारी है और ये हल्का है, तो दोनों में फोर्स एक जितनी लगाऊंगा, लेकिन एक्सेलरेशन किस में ज्यादा पैदा होगा, जिसका मास कम है। ये पेंसिल दूर जाएगी, ये थोड़ी सी आगे जाएगी। अब चलें देखते हैं, मैं जितनी फोर्स इधर लगाऊंगा उतनी ही मैं इधर लगाऊंगा, ठीक है, ये बात याद रखनी। तो ये मैंने जी इधर इस पर फोर्स लगाई है स्टूडेंट्स इतनी, वो देखें उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। इतनी फोर्स मैंने किताब पर लगाई, इसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो ये बात समझिए, मास के उल्ट है, ठीक है ना। मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और ये मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है बेसिकली। तो इसको हम माकूस बोलते हैं। ओके जी, ये चीज आपने स्टूडेंट समझ लेनी है इस दूसरी चीज को। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इन दोनों चीजों को फिजिकली समझा। अब आगे क्या किया जाता है, आगे जो हिसाबी शक्ल है वो किस तरह से करनी है वो समझें स्टूडेंट्स। इधर भी ये है, इधर भी ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यानी कि ये दोनों है ना, तो इसलिए यहां पर लिख कर, ठीक है, ये और ये था ना जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। ये दोनों एक्सेलरेशन एक इधर कर लेने हैं, ठीक है, और ये प्रोपोर्शन भी एक हो जाएगा। एफ को ऊपर एक से ज़रब करें, एफ एक बार एफ हो जाएगा और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास एम आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को या दोनों इस मतलब सवाल तो हम ऐड नहीं कह सकते, ठीक है, इन दोनों रिश्तों को हमने एक में कर लेना है। तो ए एफ ऊपर है, एफ एक बार एफ नीचे एम है, दोनों ए एक हो गए। इन दोनों को स्टूडेंट्स आपने इकट्ठा कर देना है। अच्छा आगे ना स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, फिजिक्स में ये जो प्रोपोर्शन होता है ना, हाँ, यहाँ एक ताल्लुक होता है, मुतनासब होता है। इस मुतनासब को ख़त्म करके हम बराबर लगाना चाहते हैं, तो इसको आपने क्या करना है जी, बराबर में तब्दील कर देना है। लेकिन हम इसको ऐसे बराबर में तब्दील नहीं कर सकते, हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कांस्टेंट ज़रूर लगाना होता है। तो जब भी फिजिक्स में मुतनासब को ख़त्म करके बराबर की अलामत लगाई जाती है तो कांस्टेंट ज़रूर लगाया जाता है। ये एफ ओवर एम इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे आ जाएगा, ठीक है, एफ ओवर एम। ओके जी, ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब यहाँ से नीचे पढ़ें, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा यूनिट्स के मुताबिक अगर मास 1 किलोग्राम हम पुट करें और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करें और फोर्स 1 न्यूटन रखें, तो कांस्टेंट की कीमत 1 निकल कर हमारे पास आ जाएगी। इसलिए मदरजा वाला मसवात को हम कांस्टेंट की जगह 1 लिख लेंगे बेसिकली, ठीक है, कांस्टेंट की कीमत हम 1 लिख लेंगे। अच्छा नीचे ना स्टूडेंट्स ये इनके ना यूनिट्स आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। मतलब क्या करना है कि मास हमने 1 किलोग्राम इसमें पुट करने है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और फोर्स की जगह अगर हम 1 न्यूटन पुट करें ना, तो इस कांस्टेंट की कीमत भी 1 आएगी, क्योंकि इन सब को हमने 1-1 किया है। मास 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स 1 न्यूटन है, तो फिर जो कांस्टेंट की कीमत है वो 1 आएगी। इसलिए ऊपर वाली मसवात में कांस्टेंट की जगह हमने 1 दर्ज करना है। तो चलें यहाँ पर भी देख लें जो हम इधर कर रहे हैं। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, वो सारी वो मतलब लिख कर आगे कांस्टेंट की जगह हमने स्टूडेंट्स यहाँ 1 लिख देना है। इस कांस्टेंट की जगह हमने 1 लिख लिया और आगे मल्टीप्लाई चलें लगा लें, एफ ओवर एम है जी, ठीक है। अब इसको ज़रब कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, एक एफ बार तो एफ ही रहेगा ना और नीचे एम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उन्होंने डायरेक्ट एफ बराबर एम में लिख दिया है, तो मैं आपको प्रॉपर हल करवा रहा हूँ। अब ये एम इधर डिवाइड हो रहा है ना तकसीम के नीचे, इधर लाकर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये एम इधर लाकर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एम ए बन जाएगा ना, हाँ, और इधर एफ। फिर स्टूडेंट्स इसको आपने सीधा कर लेना है, एम इधर आकर ज़रब हुआ एम में, एफ उधर ही रहा, फिर इसको एंड पर आपने इस तरह से सीधा कर लेना है, ये एरो लगाकर एफ बराबर एम ए। तो आपने स्टूडेंट्स इस तरह से प्रॉपर इसको आपने हल करना है, ठीक है, ये सारा।
तो ये इसकी हिसाबी शक्ल है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना न्यूटन का दूसरा कानून, तो ये आपने पूरा हल करना होता है, ठीक है। यहां तक ये आपने बेसिकली न्यूटन के दूसरे कानून की जो मसावात है बेसिकली उसको आपने अखज़ करना है, F बराबर ma। ये फार्मूला आगे न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी यूज़ होना है इसने, ठीक है। तो इसको इधर से ही अच्छी तरह से याद कर लें। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको ये हल करवाया, इस तरह से आपने स्टूडेंट्स हल कर लेना है, ठीक है। हाँ, इसमें ये बात है वो मैंने यहाँ नहीं लिखी, बट आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, हरकत का पहला कानून फोर्स की तारीफ मुहैया करता है। जिस तरह से हमने मतलब पहले देखा था कि पहले कानून में फोर्स की तारीफ हमें दी थी, ठीक है, यानी फोर्स किसी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करती है, ये हमने मतलब सीखा था पहले कानून में। लेकिन दूसरे कानून ने हमें क्या बताया, दूसरे कानून यानी कि F बराबर ma की मदद से हम हिसाबी तौर पर यह मालूम कर सकते हैं कि मास m रखने वाले जिस्म में एक मतलूबा एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। यानी कि इस हिसाबी मसावात से हम हिसाब लगा सकते हैं कि अगर हमने एक जिस्म है जिसका मास m है और उसमें फलां एक्सेलरेशन मतलूबा एक्सेलरेशन पैदा करना है, तो हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। मास और एक्सेलरेशन को ज़रब करके मल्टीप्लाई करके हम वो फोर्स मालूम कर सकते हैं। तो फोर्स की अददी मिकदार मालूम कर सकते हैं न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की मदद से। हरकत का जो पहला कानून है उसने हमें फोर्स की तारीफ बताई थी और ये सिर्फ बताया था कि फोर्स किसी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करता है। लेकिन जो आज हमने दूसरा कानून देखा है उससे हम फोर्स की अददी मिकदार या अददी कीमत मालूम कर सकते हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट आपको समझाना चाह रहे हैं। इसमें हमें हिसाबी शक्ल मिल गई है और हम हिसाब किताब करके फोर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन है स्टूडेंट्स, ये भी बात आपने याद रखनी है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और उसको हम कैपिटल एन या बड़े एन से जाहिर करते हैं। अब एक न्यूटन की तारीफ स्टूडेंट्स यहाँ से आपने करनी है, फिर मैं आपको आगे इसकी समझाता भी हूँ कि क्या किस तरह से आप याद रखोगे। एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। अब ये स्टूडेंट्स बात समझें। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये मसावात तो हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ एक कब जवाब आएगा, जब ये भी एक होगा, ये भी एक बार एक हो जाएगा, ये बात समझे। तो ये फोर्स है, अगर मैं यहाँ F लिख लूँ, मास की जगह मैंने स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम लिखना है, क्योंकि एक है तो मास का यूनिट किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ms की पावर -2 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फोर्स एक बार 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार तो एक हो जाएगा ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखें जुड़ गए यहाँ पर। और इधर फोर्स है ये 1 किलोग्राम और इसलिए हम फोर्स या 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इस वजह से फोर्स के नीचे हमने 1 न्यूटन लिख लिया। तो ये देख लें जी, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना। हाँ, इसी फार्मूले में बेसिकली आपने एक और साथ में इनके यूनिट, 1 न्यूटन फोर्स 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बार 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो ये मास का यूनिट है और जो एक्सेलरेशन का यूनिट है, ये दोनों आपने इकट्ठे कर देने हैं, जोड़ कर लिख देने। तो ये 1 न्यूटन की स्टूडेंट्स तारीफ होगी, ये अभी आपने याद करनी है। और फोर्स का यूनिट क्या है, ये सवाल इस तरह से शॉर्ट में आ सकता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, उसकी तारीफ लिखें। तो फोर्स का यूनिट स्टूडेंट्स न्यूटन है और 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, वहां से भी देख सकते हो कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये तारीफ आपने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि समझकर मास की जगह 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आगे वो फोर्स तो 1 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने याद करना है। अच्छा, आगे नीचे लास्ट पर देखिए ना, वेलोसिटी पर फोर्स का असर है। तो न्यूटन का दूसरा कानून हमें यह भी बताता है कि फोर्स किसी जिस्म में एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन पैदा करके इसकी वेलोसिटी को तब्दील कर सकती है। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, इसलिए तब्दीली इसकी अददी कीमत, सिमत या दोनों में हो सकती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे कानून में हमें यह भी बताया कि अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करेगी ना, तो उसमें एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन तो पैदा होगा। अब जो एक्सेलरेशन है वो क्यों पैदा होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में तब्दीली की शरह होती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। तो अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है। अगर डिसेलरेशन तो वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। और वेलोसिटी चूंकि स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एक वेक्टर मिकदार होती है और वेक्टर मिकदार की सिमत भी होती है और अददी कीमत भी होती है। तो जब वेलोसिटी तब्दील होगी तो या तो उसकी अददी कीमत तब्दील होगी या सिमत तब्दील होगी या दोनों तब्दील हो सकती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें आपने याद रखनी। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी पर ये शॉर्ट में इस तरह से पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी पर फोर्स का क्या असर है। तो आपने लिखना है वेलोसिटी पर फोर्स का असर ये है कि फोर्स वेलोसिटी को तब्दील करती है
और वेलोसिटी में चूंकि वेक्टर मिकदार है, अददी कीमत और सिमत दोनों होती हैं, तो जब फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो उसकी जब वेलोसिटी तब्दील होगी तो वेलोसिटी में उसकी अददी कीमत भी तब्दील हो सकती है, उसकी सिमत भी तब्दील हो सकती है, या दोनों चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। तो ये आपने बात अपने माइंड में याद रख लेनी है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूटन का दूसरा कानून हरकत था। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये दो जो रिश्ते हैं या ताल्लुक हैं ये याद रखने हैं और इनकी बिना पर आपने ये तारीफ लिख लेनी है। फिर ये सारा जिस तरह से मैंने आपको हल करवाया है स्टूडेंट्स, ये हल इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। हल करके फिर नीचे F बराबर m में लिख लें और बताएं कि इसमें फोर्स की अददी कीमत हम मालूम कर सकते हैं, और साथ में फोर्स का यूनिट न्यूटन और उसकी तारीफ लिख लेनी, और नीचे ये वेलोसिटी पर फोर्स का असर भी लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है इतना, सिर्फ इसको आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।